नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मंगलवार हमारे हिंदी की तासिका है। पिछले मंगलवार को मैंने बंदर का धंधा इस कविता का आपको यूट्यूब का वीडियो भेजा था, जो आपने देखा, और उसका स्वाध्याय भी मैंने भेजा था, जो आपने लिखकर मुझे बता दिया। आज की तासिका को हम पाठ 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। पाठ 6, पेज नंबर आपको निकालना है 14। ठीक है। अभी ये जो पाठ है मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, पहले पढ़ा आप लोगों ने? ठीक है, अच्छी बात है। अभी इस पाठ का मैं आपको थोड़ा सा परिचय करवाती हूँ। यह जो पाठ है यह एक आत्मकथा है। आत्मकथा यानी किसी ने खुद के बारे में लिखी हुई कहानी, या जो बीत चुकी है, उनके जीवन में जो हो चुका है उसके बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे आत्मकथा कहते हैं, खुद की कथा या कहानी। तो यह एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब है आत्मकथा। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व यानी जो हो चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने लिखी हुई ये आत्मकथा है, और उसमें उन्होंने अग्नि प्रक्षेपण के विषय में बताया है। लेखक ने प्रक्षेपण से पहले वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अथक परिश्रम और बीच में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाकर लंबे समय तक यह टीम की तरह काम किया था। ये इस पाठ का परिचय है। अभी पेज क्रमांक 14, 15 और 16 ऐसे 3 पेज पर ये पाठ दिया हुआ है। ये जो आत्मकथा है ये दी गई है। अब आज की तासिका को जितना होगा, शायद आधा पाठ हमारा हो सकता है। बचा हुआ आधा पाठ मैं अगली तासिका को पूरा करूँगी। तो आज की तासिका को हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आधा पाठ मैं आज पढ़ाने वाली हूँ और बाकी बचा आधा मैं अगले मंगलवार को आपको पढ़ाऊँगी। आप लोग पेज क्रमांक 14 निकालिए। सुनो, समझो और पढ़ो। पाठ 6, पृथ्वी से अग्नि तक। लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। शुरू में उनका परिचय दिया है, देखो, जिनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम, तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो राज्य है, आपने तो सुना होगा ये नाम। तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम गांव में उनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931। अब उनकी मृत्यु कब हुई? 27 जुलाई 2015 में उनकी मृत्यु हुई। अग्नि की उड़ान। अब उन्होंने की हुई रचनाएं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उनके नाम है अग्नि की उड़ान, छुपा आसमान आदि। अब उनका परिचय है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। वे हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके थे। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने भारत देश के लिए अपना अनमोल योगदान दिया, जिस कारण उनको भारत रत्न, जो बहुत बड़ा पुरस्कार है, जो उन्हें मिला। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयाँ और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है, जो मैंने आपको कुछ देर पहले कहा। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। बालासोर में जो अंतरिम का परीक्षण होने वाला था, उसे अभी 1 साल की देरी थी। ठीक है। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। क्या नाम था अंतरिक्ष केंद्र का? श्रीहरिकोटा। अब ये जो श्रीहरिकोटा केंद्र उन्होंने चुना था,
उसमें उन्होंने विशेष सुविधाएं स्थापित की, यानी सुविधाएं बनाई, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा कार्य आगे करना था। कौन सा कार्य करना था? पृथ्वी का प्रक्षेपण करना था। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। जो सुविधाएं उन्होंने स्थापित की उनमें से थे एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र। ठीक है, पास में चित्र दिख रहा है देखो, जिस पर लिखा है भारत। तो ये जो काम था या जो परीक्षण होने वाला था पृथ्वी का, ये भारत देश का है, इसलिए उस पर भारत का, और ऊपर देखो भारत का छोटा सा झंडा भी लगाया है। ठीक है, पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। किस दिन छोड़ा गया? पृथ्वी उपग्रह को अवकाश में छोड़ा गया। किस दिन? तो 25 फरवरी 1928 को। अब 2020 शुरू है शायद, ठीक है। अभी 2028 जब आएगा तब कितने साल हो गए उस कार्य के? तो बराबर 100 साल हो जाएंगे। तो 1928 को 25 फरवरी के दिन इस पृथ्वी उपग्रह को अवकाश में छोड़ा गया। और उस समय उसका समय भी दिया है सुबह 11:23 पर। ठीक है, यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। तो हमारे देश का जो रॉकेट विज्ञान है इसके इतिहास में ये एक युगांतकारी घटना थी। युगांतकारी का मतलब है युग प्रवर्तक, यानी एक अनोखी घटना थी। जो घटना अब तक नहीं हुई थी, ऐसी अनोखी घटना देश के इतिहास में ये थी, रॉकेट विज्ञान के इतिहास में। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। अब ये जो निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्रों में एक आत्मनिर्भर देश, आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी देश के रूप में उद्भव का मतलब है उत्पत्ति। इस उत्पत्ति ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। ये पृथ्वी का उपग्रह जो छोड़ा गया आसमान में, तो संसार के जो बाकी के विकसित देश हैं, यानी जो बड़े बड़े देश हैं, उन सबको विचलित कर दिया। यानी सब लोग सोचने लगे, सब विकसित देश के सदस्य सोचने लगे कि भारत भी इतना आगे जा सकता है। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। जो चुनिंदा राष्ट्र, संसार के चुनिंदा राष्ट्र यानी चुने गए हुए राष्ट्र, जो अच्छे बड़े राष्ट्र हैं, उनके क्षेत्र में, उनके समूह में भारत को भी इस कार्य ने पहुंचा दिया। भारत का नाम भी बड़ा हो गया। किससे? तो सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग, सामर्थ्यशील नागरिकों ने यानी वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष उद्योग किया था, और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को एक चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। ठीक है, अभी मैं जानती हूँ पाठ जरा समझने में कठिन है, ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पाठ रोज एक बार पढ़ना है और जो मैं बोलती हूँ वह ठीक से सुनना है। जब हमारा पाठ पूरा होगा, आज तो नहीं पूरा होगा, ज़्यादा ही होने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो अगली दासिका को जब पाठ पूरा होगा तो तीसरी दासिका को मैं यूट्यूब का एक अच्छा वीडियो भी आपको भेजूँगी, ताकि पाठ और अच्छे से समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, अगला परिचय। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? यानी सिर्फ पृथ्वी का उपग्रह छोड़ने से ही, पृथ्वी यह उपग्रह छोड़ने से ही पर्याप्त होगा? पर्याप्त यानी पूरा होगा
क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेश विकास में पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? तो ये जो 4-5 मिसाइल प्रणालियां हैं, हाँ, तो इन 4-5 प्रणालियों में इस स्वदेश विकास में हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा, यानी हमारा देश ठीक से ताकतवर बन जाएगा क्या? ऐसी शंका उनके मन में आ गई। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। जब पृथ्वी उपग्रह छोड़ा जा रहा था अंतरिक्ष में, उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अब ये टेक्नोलॉजी परियोजना के रूप में अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। किस तरह? तो देश के भीतर जो उपलब्ध यानी प्राप्त समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। अब उनकी जो टीम थी डॉक्टर अब्दुल कलाम की, उनमें 500 से अधिक, 500 यानी जानते हो आप लोग, उससे अधिक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, ठीक है। और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अनेक संगठन थे, उनका नेटवर्क बनाया गया था, अनेक संगठनों का इस विशाल प्रक्षेपण में, ठीक है। अग्नि का प्रक्षेपण अब 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। पहले प्रक्षेपण हुआ पृथ्वी उपग्रह का, जो कब हुआ? 25 फरवरी 1928 को। और उसके बाद 25 फरवरी 1928 को वह प्रक्षेपण हुआ। और अब ये जो अग्नि प्रक्षेपण होने वाला था, उसकी तारीख निश्चित कर दी गई थी 20 अप्रैल 1989। 89 का मतलब है 1989 निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अभूतपूर्व का मतलब है अनोखा, जो अब तक नहीं हुआ था, ऐसे अनोखा अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। अब ये जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान होते हैं, उनके विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। सुरक्षा संबंधी कुछ खतरे शामिल हो सकते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। अब जो प्रक्षेपण होने वाला था, उसकी पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी ना, तो पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां का मतलब है कृतियाँ, कृतियों का कार्यक्रम के अनुसार सारी कृतियाँ जो उन्होंने कार्यक्रम रखा था उसके अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम यानी अब्दुल कलाम जी और उनके वैज्ञानिक मित्र, जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब वे T14 सेकंड पर थे, तब कंप्यूटर ने निर्देश दिया कि उपकरणों में से कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत ही सुधार लिया गया। फिर तुरंत यानी झट से उसको सुधार लिया। इस बीच निचली रेंज केंद्र में होल्ड के लिए कहा। तो इस बीच में क्या हुआ? निचली जो रेंज केंद्र था, उन्होंने होल्ड का निर्देश दिया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। तो अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई, यानी उन्हें बीच बीच में रुकना पड़ रहा था। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। इस तरह उन्हें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा, यानी रोकना पड़ा। ठीक है, अगला पेज देखो, पेज नंबर 15। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। अब उनका वह जो अग्नि का प्रक्षेपण था वो स्थगित हुआ था, यानी उन्हें रोकना पड़ा था।
फिर उनके जो टीम के अन्य सदस्य थे उन्हें मिलने के लिए डॉक्टर कलाम जी गए। पेज नंबर 15 पर चित्र है, देखो डॉक्टर कलाम जी जैसे माइक पर कुछ बता रहे हैं, बात कर रहे हैं और सामने उनके सारे वैज्ञानिक दोस्त हैं जो सदमे और शोक की हालत में थे। जो वैज्ञानिक थे उनको सदमा लगा था कि हमने इतनी सारी पूर्व तैयारियां की, फिर भी अग्नि का प्रक्षेपण नहीं हुआ, रोकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा, क्योंकि कुछ उन्हें क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम आ गए थे या कुछ समस्याएं निर्माण हो गई थी। तो सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी तैयारियां की थी, तो जिस कारण क्या हुआ, उनको सदमा लगा था, उनको दुखद घटना का आघात हुआ था या वे शोक की हालत में थे। मैंने SLV 3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। जो अब्दुल कलाम जी का पिछला अनुभव था SLV 3 का, वह अनुभव उन्होंने उनको बताया, उनके वैज्ञानिकों को। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था। जब डॉक्टर कलाम जी SLV 3 के दौरे पर थे तब उनका प्रक्षेपण यान तो गिर चुका था और समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। हो गया हाँ, लेकिन थोड़ी देर में या कुछ दिनों में वह फिर से मिल गया, तो उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। यानी शुरू में तो बुरी घटना घटी, लेकिन आगे चलकर अच्छा हुआ। तो आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। अब्दुल कलाम जी ने अन्य वैज्ञानिकों को समझाते हुए कहा कि आपकी जो मिसाइल है, आपका जो कार्य है, वह आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। तो उन्होंने वैज्ञानिकों को समझाते हुए कहा कि वास्तव में असलियत में आपने ऐसा कुछ भी नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्ते के काम से सुधारा नहीं जा सके। अगर 1-2 हफ्ता तुमने काम किया और ठीक से सारे सुधारना की हाँ तुम्हारे प्रक्षेपण यान में, तो ज़रूर तुम कामयाब हो जाओगे और तुम अग्नि का प्रक्षेपण ठीक से या सफलतापूर्वक कर सकते हो। ठीक है, इस विवरण में उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया। तो ये जो उनका शौक था, उस शौक से अब्दुल कलाम जी ने अन्य वैज्ञानिकों को झकझोर कर, यानी झकझोरना यानी मतलब क्या है, झंझोड़ कर, यानी उनको अच्छी अच्छी बातें बताकर, उनका हौसला बुलंद कर उनको उस दुख से बाहर निकाला, यानी उनके मन का जो दुख था वह दूर किया। और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। और जो सारी की सारी टीम थी वो सारी फिर से अपने काम में जुट गई, जैसे उप प्रणालियों की जांच करना, उन्हें ठीक करना, ऐसे काम में जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषणों के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। जो अग्नि का प्रक्षेपण उनका होने वाला था किस दिन, 20 अप्रैल 1989 को, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण वह स्थगित हुआ था। तो फिर वही अग्नि का प्रक्षेपण मई 1989 को, यानी 1 महीना बाद मई 1989 को वही प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, क्योंकि अगले 10 दिन में उन्होंने विस्तृत विश्लेषण किया, लंबा चौड़ा विश्लेषण किया। विश्लेषण के बाद जो उनके वैज्ञानिक थे, उनके मिसाइल को 1 मई 1989 को, यानी सिर्फ 20 अप्रैल को वह प्रक्षेपण होने वाला था, बीच में सिर्फ 10 दिन गए और 10 दिन के बाद वह प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया अग्नि का प्रक्षेपण। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर
जांच अवधि के दौरान t 10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। देखो फिर से समस्या शुरू हो गई। होल्ड का संकेत फिर से दिखाई दे पड़ा। कौन सा होल्ड था वह? जब स्वचालित कंप्यूटर की जांच अवधि के दौरान स्वचालित कंप्यूटर की जांच की अवधि हो रही थी। हाँ, स्वचालित कंप्यूटर जांच के अवधि के दौरान t 10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत उन्हें दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा, जो बहुत परिश्रम के बाद 10 दिन के बाद उन्होंने तय की थी तारीख प्रक्षेपण की फिर से स्थगित करनी पड़ी। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम बात है। तो रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें होना, रॉकेट विज्ञान में जैसे प्रक्षेपण करते समय या करने से पहले कुछ समस्याएं निर्माण होना, ये तो आम बात है और अक्सर अन्य देशों के बीच ये होती रहती है और अक्सर बहुत सारे देशों के बीच यह होती रहती है। अब ये अग्नि का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक वे कर पाए कि नहीं कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा? कर पाए तो किस तरह से उन्हें सफलता मिली? ये हम हमारे अगले पाठ में देखेंगे। मुझे लगता है शायद ये पाठ आपको ठीक तरह से समझ में आया होगा। जैसे ये समझ में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर आप 2-3 दिन लगातार अगर ये पाठ पढ़ते रहे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो आज आपने एक बार पढ़ा है, फिर से एक बार आपको ये पाठ पढ़ना है। पेज क्रमांक 15 हमारा आधा हुआ है, पेज क्रमांक 14 पूर्ण हुआ है। तो बचा हुआ जो आधा पाठ है मैं अगले मंगलवार को लूँगी। और आज मैं जो शब्दार्थ भेजती हूँ वह आपको सुंदर अक्षरों में लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।